चारों में ही बटेगा बहनों का। अभी मेरे पड़ोस में हुआ भी है कि एक लड़की है और उसका परिवार से जो है तलाक हो चुका था, उसने दूसरी शादी कर ली। उसने जब दूसरी शादी की तो लड़के का घर नहीं था, किराए में रहते थे। उसके पापा ने उसको एक मकान दे दिया और नीचे दुकान है, ऊपर उनका मकान है, ठीक है। अब वो अपने परिवार को लेके वहां रह रही है। आज भी उसका ये झगड़ा चला हुआ है कि 3 बहनें हैं, तो वो अब पापा नहीं रहे तो वो तीनों बहनें उसमें हिस्सा मांग रही हैं और 20 लाख उसकी कीमत लगा दी है, और 2 बहनें जो और हैं उसके अलावा वो हिस्सा मांग रही है। तो धर्म ने हमें दिया, लेकिन कितना कि 54 में हम लोग मतलब 1/4 ही उस पर ले पाएंगे। तो ये गैर बराबरी, हमारा परिवार, धर्म, समाज, वो सब चीजें हमें, या हमारा स्कूल या हमारे सगे संबंधी, ठीक है, ये सब हमें सिखाते हैं। और महिलाएं और पुरुष हम ही लोग उसको लेके आगे चल रहे हैं। अगर हम बात करें इसे बदलने की, तो भाई मैंने तो बहुत बदला है और झेला है, शायद उसी का रिजल्ट है जो आज मैं यहाँ सीट पे सामने बैठ के आप लोगों से बात कर रही हूँ। नहीं तो मैं भी एक बुर्के के अंदर रहने वाली और एक मुस्लिम महिला दबी कुचली इस तरीके से होती जो मैं किसी के सामने नहीं बोल सकती। अगर मैं धर्म को लेके चलूं, करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे लिए एक आगे विकास में जो है एक पत्थर है, ठीक है, एक पत्थर है, तो उसको हमें हटाना ही पड़ेगा और तभी हम अपने जीवन को एक बेहतर तरीके से। लेकिन उसके बाद अगर मैं बात करूं अपनी बेटी की, तो कहीं ना कहीं समाज ने जिस तरीके से मुझे घड़ा है, मैं घर नहीं कहूंगी, मुझे सिखाया तो समाज ने है ना, मेरे परिवार ने, समाज ने, सब चीजों ने। तो आज जब मेरी बेटी, मैंने बुर्का उतारा, मेरी बड़ी बेटी ने बुर्का नहीं पहना, मैंने नहीं पहना, मेरी छोटी बेटी ने नहीं पहना, ठीक है, लेकिन हम लोग अपने सूट सलवार जो हमारा पहनावा है उसी में रहे। पर जो छोटी बेटी है उसने क्या किया कि सूट बिल्कुल आज तक पहना ही नहीं है। तो मैंने भी उसको कहा कई बारी, ऐसा नहीं, क्योंकि हमें तो सिखाया गया ना उस तरीके से कि बेटे सलवार सूट भी पहनना चाहिए। वो हमेशा जींस टॉप में रहेगी और चुन्नी नाम पे तो उसके पास एक रुमाल भी नहीं होता है। तो वो चीजें जिस तरीके से हमारे परिवार में, अब उसने नहीं मानी मेरी बात को, धीरे धीरे जो है वो चीजें हटती चली जा रही हैं, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग अगर आने वाले समय में देखें तो बहुत लंबे समय में मुझे लगता है कि ये जो गैर बराबरी अभी ऐसे वाला है पलड़ा, हमारा जो है ये ऐसे वाला पलड़ा है ऊपर नीचे, वो ऐसे आने में बहुत समय लगेगा, ठीक है। और वो हम तुमसे ही आएगा, वो यहाँ बैठ के बात करने से नहीं होगा कि मैंने बोला, आपने बोला, उसने सुना, नहीं, हमें पड़ेगा, है ना। हम खुद से बदलेंगे तभी ये समाज बदलेगा, उससे पहले ये समाज नहीं बदलेगा। अगर हम बात करें अभी जिम्मेदारियों की, रीना जी ने बोला था कि कभी कभी बीमार होते हैं तो तब बोल देते हैं कि चलो बना कर लो आप लोग काम, नहीं तो हम ही करते हैं, ठीक है। ये काम की अगर मैं बात करूं, अधिकतर जो है हमें पुरुष ही मिलते हैं, ठीक है। सारे जो महिलाओं के काम है, सारे जो महिलाओं के काम है वो पुरुष कर रहे हैं, क्योंकि वहां उनको पैसा मिल रहा है। और घर में वो सारे काम हम लोगों के हो जाते हैं, घर में वो सारे काम हम लोगों के हो जाते हैं। एक किसान है, घर में महिला जो है हल नहीं जोत रही होती है, लेकिन वहां पर जो है गेहूं कटान भी कर रही है, बुआई भी कर रही है, निराई भी कर रही है, गाय भैंसे भी पाल रही है, दूध भी निकाल रही है, चारा भी डाल रही है, गोबर भी उठा रही है। लेकिन जब दूध बेच के उसका हिसाब होता है तो उसका पुरुष उस हिसाब को पूरा करता है। आज मैं भी अगर बात करूं कि अगर अभी मेरे साथ में 5,000 का ये गाना, 3,000 का ये गाना नहीं होना था, ठीक है। हाँ, पहले से पहले ये हो जाता कि भाई अभी सैलरी आनी है, इसमें क्या करना है। हम अपने डिसीजन खुद नहीं लेते, और अगर ले भी लेते हैं तो मुझे लगता है कि वो परिवार में भी बहुत कम माननीय होते हैं कि किसी महिला के निर्णयों को माना जाए, ठीक है। जहां हमारे पहले की बात करूं, मैं अपने घर से बात करूं, तो मुझे लगता है कि पहले मेरी मम्मी बोलती थी कि नहीं तेरे दादा है, तेरे पापा है, तू बाहर मत निकलना। 13 साल की उम्र में हम लोगों में पर्दे में बिठाया जाता था, 13 साल की उम्र से, 13 साल से पहले। बाद में जो है कोई लड़कियां बाहर नहीं निकलती, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मेरी जितनी बुआएं हैं सब अंगूठा टेके, किसी ने स्कूल का मुंह नहीं देखा। मैं पहली लड़की हूँ जिसने स्कूल से शुरुआत की है, तो वो डर बिठाया जाता था। उसके बाद अपने घर जाके करना जो करना है, यहाँ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा। ससुराल चले गए तो ससुराल ही है भाई, वहां पे तो बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना। चलो कोई बात नहीं, फिर ये उम्मीद लगाई जाती है कि चलो पति परमेश्वर है, सभी धर्मों में है ना। हमारे धर्म में भी है कि खुदा अगर किसी को सजदे का आदेश देता, सजदे का हुक्म होता, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं है मुस्लिम धर्म में, ठीक है। किसी को सजदा नहीं है, सिर्फ हम खुदा के सामने सजदा कर सकते, बाकी किसी के सामने नहीं कर सकते। लेकिन उनका हमारी शरीयत में है, हमारे कुरान में है कि अगर अल्लाह ताला किसी को सजदे का हुक्म देता तो वो उसके शौहर को होता,
यानी उनका दर्जा खुदा के बराबर, एक भगवान के बराबर रखा गया है, लेकिन सजदा नहीं है इसलिए खुदा को है। और ऐसे ही हम देखते हैं हिंदू धर्म में पति परमेश्वर है, ठीक है, सब चीजें सब एक ना एक हमारे धर्म के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन बात यही है कि एक धर्म के आधार पे अगर हम देखें तो इन धर्मों को हम ये नहीं कहेंगे कि आप ना माने, ठीक है, जो हमारा चलता चला आ रहा है। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें, ईसाई धर्म की बात करें, मुस्लिम धर्म की बात करें, यहूदी की बात करें, या हम बौद्ध धर्म की बात करें, ठीक है, सब धर्मों में महिलाओं को दोयम दर्जे की रखा गया है। लेकिन अगर हम बात करें अपने भारतीय मूल्य के संविधान की, संविधान के अधिकारों की भी बात करें, वहां पर तो कहीं ऐसा नहीं है ना कि ये अधिकार जो है महिला को मिलेगा, ये पुरुष को मिलेगा, ठीक है। जब एक संविधान के तहत महिला और पुरुष एक मानव को सारे अधिकार मिले हैं, तो मुझे लगता है कि धर्म के अनुसार भी हमें अपने अधिकारों को तो प्राप्त करना ही चाहिए, ठीक है। ऐसा लिखा होगा तो ठीक है, नहीं लिखा होगा तो भी ठीक है। लिखा है लेकिन नहीं मान रहे ना हम। नहीं लिखा होगा तो लिख लेंगे। नहीं, मैं कह रही हूँ अगर लिखा भी है नहीं मान, मैंने बताया ना कि सिर के बाल से लेके और पैर के अंगूठे तक, नाखून तक पर्दा है, लेकिन मैं आज बैठी हूँ, नहीं माना ना मैंने, नहीं माना मैंने उस चीज। तो ऐसे ही अब वो बात की बात है कि मेरा होगा क्या, कि रोजा, नमाज और अच्छे ये सब चीजें करनी चाहिए, जो जिस धर्म में है वो अर्चना पूछना, अपना जो भी उपासना है वो करे। लेकिन सबसे बड़ा धर्म, अगर हम किसी की मदद करते हैं, हम किसी को रास्ता दिखाते हैं, किसी की सहायता करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा मानवता का धर्म है। हमें उस पर लोगों ने आगे बढ़े हैं, नौकरियों में भी हम लोग पहुंचे हैं। तो इसी तरीके से अगर धर्म का खौफ, जो डर है हमें, उसको भी थोड़ा सा पीछे छोड़ के हम महिलाएं आगे जाएं और समानता की बात करें, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में शायद हम इसमें कुछ आगे प्रयास कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। और जो आपने अपने संघर्ष की जो यात्रा हमसे शेयर करी, वाकई में वो हमारे लिए एक ज्ञानवर्धन वाली है। और ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं हमारे बीच में जो एडवोकेट चंद्रा जी हैं, मैं उनसे थोड़ा विनती करूँगा कि कानूनी तौर पर किस किस तरीके से हम जो है जो महिला बराबरी के लिए या उनके हित के लिए जो कानून है उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें, जिससे कि हमारा थोड़ा ज्ञानवर्धन हो सके। कानून से ज़्यादा जैसे मैंने बताया था कि जो व्यवस्था, जो पूरे लीगल सिस्टम है, उसमें जिस तरह के जेंडर बाइसेस हैं, उस पर भी अगर आप बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। वक्तागण एवं मेरे साथी वक्तागण एवं सभा थोड़ा सा ये चालित होते हैं, तो मैं उसी सिलसिले में एक व्यवहारिक तौर पर, या फिर ये कहिएगा कि समाज का जो माइंड सेट है वो कैसा है, उस रूप में जितना भी मेरी समझ है मैं उस रूप में अपनी बात रखूंगी कानूनों पे, क्योंकि आपका कहना है कि अभी कानूनों पे भविष्य में भी बात होनी और शायद पिछले सत्र में भी काफ़ी हो चुकी है, फिर भी कुछ मैं उसके इर्द गिर्द ही बात रखने की कोशिश करूँगी। मैं पहले सबसे पहले जो एक विषय हमारा है जेंडर, इसको हो सकता है कि यहाँ पर उपस्थित मेरे अन्य जो भी साथी यहाँ पर हैं वो हो सकता है कि मेरी बात से इत्तेफाक ना रखें, लेकिन मैं समझती हूँ जो जेंडर शब्द है, हम आम तौर पे जब हम स्टीरियोटाइप बात करते हैं या जो हमारे माइंडसेट की बात करते हैं या जो हमारी जो सामाजिक मतलब बचपन से पैदाइशी से जो हमारे समाज में हमें सिखाया जाता है, वहाँ पे हम सिर्फ स्त्री और पुरुष की बात करते हैं। मैं समझती हूँ कि जेंडर में एक और चीज़ है, जैसे कि एक स्त्री है, पुरुष है, इसके अलावा एक ट्रांस है, वो भी एक आइडेंटिटी है। मैं समझती हूँ कि जो भी हमारी सामाजिक तौर पे काम कर रहे हैं हमारे साथी, उन लोगों को हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए या हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा समाज आज भी इतना पिछड़ा है कि जब अभी नाहिदा जी जब बता रही थी कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, वो आज जिस तरह से बता रही हैं, मतलब मैं उसको सुनते हुए यह महसूस कर रही थी कि जिस समय उनकी शादी हुई, वो समाज में गए, वो जो सब झेला, उनकी क्या मनस्थिति हुई। आज उनका कॉन्फिडेंस बताता है कि एक एक स्टेप उन्होंने ये किया और आज वो इसलिए बता पा रही हैं। आज वो उसमें दर्द नहीं है, आज उसमें एक कॉन्फिडेंस है। तो मैं समझती हूँ कि जब भी हम कभी बात करें जेंडर की, तो केवल स्त्री और पुरुष जेंडर के अंतर्गत नहीं आते, एक ट्रांस है। जैसे इसको अगर मैं ऐसे कहूँ कि इंद्रधनुष है,
और ट्रांस में भी तमाम आइडेंटिटीज हैं, उसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इंद्रधनुष को अगर हम सिर्फ 2 रंगों को देखेंगे, वो 2 रंग इंद्रधनुष के नहीं होते। इंद्रधनुष में जितने रंग होते हैं, ऐसे ही हमारे समाज में जेंडर की विविधताएं हैं। उन जेंडर की विविधताओं को आज भी हम बात करने से हिचकते हैं। जैसे कि आज से अगर हम 30 साल पहले बात करें या उससे पहले बात करें, हम स्त्री की बात करने में हिचकते थे। आज हम बात कर पा रहे, लेकिन मैं समझती हूँ कि 10 साल पहले इस तरह से स्त्रियों को भी इतना सम्मान नहीं दिया जाता था कि वो बोल पाती, क्योंकि हमारा समाज पितृसत्तात्मक समाज है, हमारा समाज वर्चस्व वाला समाज है, हमारा समाज अपर कास्ट माइंडसेट का समाज है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि जब भी हम जेंडर की बात करें तो हमें कभी भी तीसरे थर्ड जेंडर को नहीं भूलना चाहिए। तो मैं यहाँ से अपनी बात अगर मतलब यहाँ से आगे मैं अपनी बात शुरू करती हूँ, तो मैं जेंडर के अंतर्गत इस मतलब 3 जेंडर को लेती हूँ, 3 या उससे भी अनगिनत, मतलब अभी उसकी बहुत सारी वो है, क्योंकि आज भी जो थर्ड जेंडर है वो अपनी आइडेंटिटी को एकदम से समाज के सामने लाने के लिए से डरता है, क्योंकि हमारा समाज आज भी उसके लिए तैयार नहीं है। कि जैसे अभी रीना जी ने बताया कि जब हम स्कूल में जाते हैं और स्कूल में जब हम बात करते हैं लड़के और लड़की का, लेकिन आज भी टीचर, स्टूडेंट या कहीं भी कोई भी सीनियर्स के दिमाग पे ये नहीं है कि हम थर्ड जेंडर का भी सम्मान करें। तो मैं अभी फिलहाल थर्ड जेंडर पर मतलब इस पर इतनी ही बात करती हूँ, आगे मैं अपने विषय पे आती हूँ। तो मैं देखती हूँ कि कानूनों की जब हम बात करते हैं तो कानूनों में भी वही सब चीज़ें हैं। भारतीय संविधान से मैं शुरू करूँगी। मैं समझती हूँ कि जो भारतीय संविधान है, जिस समय भारतीय संविधान का गठन हुआ, वो जो भारतीय संविधान की पूरी परिप्रेक्ष्य है वो वास्तव में यूरोप से ली गई है। भारत की जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और जो संस्थागत परिस्थितियां थी वो उस समय उतनी तैयार ही नहीं थी, क्योंकि हमारे समाज में फ्यूडलिज्म इतना भावी था कि वो उन चीजों को किताब में तो समाहित कर दिया, संविधान में तो समाहित कर दिया गया कि स्त्री पुरुष बराबर है, लेकिन हमारे समाज में यानी परिवार के भीतर तो स्त्री पुरुष बराबर नहीं है, लड़का लड़की बराबर नहीं है। तो जब परिवार के अंदर ही वो नहीं है तो फिर कानूनों में उसका इम्प्लीमेंट कैसे होगा? मैं या मेरा बच्चा जब कॉलेज में जाता है, स्कूल में जाता है, तो उसको मैंने ये संस्कार दिया कि तुम लड़का हो, और मेरी अपनी लड़की को संस्कार दिया तुम लड़की हो। तो मैं जब वहां से वो संस्कार दे रही हूँ तो फिर कानूनों का इम्प्लीमेंट भी उसी तरह से होता है। जैसे कि अब हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में हमें ये सिखाया जाता है कि मैं अगर संविधान की ही स्वतंत्रता और समानता, इन दो के इर्द गिर्द ही अपनी बात को रखूंगी। तो समानता यानी कि स्त्री पुरुष यानी कि मानव समान है, लेकिन क्या वास्तव में हमारे समाज में मानव समान है? नहीं है। हमारे समाज में ब्राह्मण बहुत अपर है, ठाकुर उससे नीचे है, उसके बाद दलित है। तो क्या हमारे समाज के अंदर ही हम ये व्यवहार करते हैं? नहीं करते। हमारे समाज में एक मुखिया है, गांव में एक मुखिया है, उसका एक रोल है, फिर उसके बाद पुरुष का एक रोल है, उसके बाद स्त्री का एक रोल है। तो जब हम यहाँ से शुरू करते तो हम ये मान कैसे सकते कि कानूनों में बराबरी होगी? जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि एक सर्वे हुआ था 2001 में। ये सर्वे था कि जजेस, वकील, उनसे बात की गई कि 3 क्वेश्चन थे कि क्या पुरुष का अपनी पत्नी को थप्पड़ मारना उचित है? तो उसमें आपको विश्वास नहीं होगा कि 87% ये था कि हाँ यह उचित है, क्योंकि ये माना गया कि भाई ये तो अधिकार है पति का कि पति अगर मार भी, और ऐसा नहीं कि इसमें सब पुरुष ही थे, इसमें स्त्रियां भी थी, क्योंकि ये है कि स्त्रियों को मतलब ये है कि मतलब एक चीनी कहावत है कि रुई को मतलब एक कहावत रही है कि रुई को जितना धुना जाता है, स्त्री को जितना पीटा जाता है, उतना वो कंट्रोल में। ये कहावतें कहाँ से आती हैं? ये कहावतें भी हमारे समाज से आती हैं और फिर वो कानूनों में तब्दील हो जाती है। तो मैं जैसे कह रही थी कि समानता की जब हम बात करते हैं, क्या हमें ये कहा है कि स्त्री और पुरुष को बराबर मजदूरी मिलनी चाहिए, स्त्री पुरुष को बराबर शिक्षा मिलनी चाहिए, स्त्री पुरुष को हर वो अवसर मिलने चाहिए स्त्री को जो कि पुरुष को मिल रहे हैं। लेकिन क्या व्यवहार में ये लागू होता है?
अभी अगर हम ठीक है वो जो सरकारी संस्थान है वहां पे हम मान सकते हैं, लेकिन आप प्राइवेट में चले जाइए, आप मजदूरी में चली जाइए। आज भी मैं गांव में अगर कहीं जाती हूँ तो आप ये देखिएगा कि अगर पुरुष मजदूर को 300 रुपये मिल रहा है, 500 रुपये मिल रहा है, वहाँ स्त्री को केवल 200 रुपये मिलेगा, 250 रुपये मिलेगा। खेतों में तमाम वो काम करती है तो उनको बहुत कम मजदूरी मिलती है। तो यानी कि कानून, मैं जो बोल रही थी कि यूरोप की जो पूरी मतलब एक तरह से कानूनों की आत्मा तो ली गई यूरोप से, लेकिन जो वस्तुगत स्थितियां भारत की थी वो उसके लिए तैयार ही नहीं थी। कानूनों को सजा दिया संविधान में, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे होता? इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा माइंडसेट ही वैसा नहीं, हम उसके लिए तैयार ही नहीं है। न स्त्रियां तैयार है न पुरुष तैयार है, और स्त्रियों को इतना साहस नहीं कि वो, क्योंकि वो फिर हम आ जाते परिवार की सत्ता के। जैसे हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते कि परिवार जो है सबसे राज्य की सबसे निचली प्राथमिक इकाई परिवार है, यानी परिवार राज्य का एक छोटा स्वरूप है। तो मतलब राष्ट्र का या राज्य का या सरकार का छोटा स्वरूप है। तो परिवार में तो सबसे पहले हमें यही सिखाया जाता है, स्त्री कम है पुरुष अधिक है। तो फिर वही चीजें हम कहीं भी जाते उसी माइंडसेट से जाते, तो वो किताबों में जो लिखा गया है, जो कानून बनाए गए वो किताबों में ही रहते हैं, और व्यवहार में वो उपयोग उतने ही होते हैं जब कि उन अधिकारों की बात होती है, उनको छीनने की कोशिश करती है। जैसे अभी नाहिदा जी ने बताया कि यदि वो पढ़ने का तो अधिकार है, अभी भी हम मानते कि 14 मतलब लड़कियों को पढ़ने के लिए पूरा अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, लेकिन लड़कियां आज भी कितनी लड़कियां पढ़ पाती है अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में जाएं। तो इसके अलावा अब मैं कुछ ऐसे कानूनों की बात करूंगी जिनको कि हम मेरी जो भी बात है उसके परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। जैसे कि हम ये बात करते हैं कि बाल विवाह तो अपराध है। अभी तो हमारी गवर्नमेंट ये कह रही है कि नहीं 18 साल नहीं, लड़कियों की शादी अब 21 साल की उम्र में होनी चाहिए। ठीक है, अब ये बात बोल दी, लेकिन क्या यहाँ पे बैठे हमारे सारे जो भी साथी हैं वो बताएंगे कि आज भी अगर हम ये सोचते ग्रामीण क्षेत्र में हम चले जाए, आज भी 16-17 साल की लड़कियों की शादी कर दी जा रही है। और अब तो जब से कह रहे हैं कि क्योंकि मैं अपने जो मेरा कानूनी वो है, जो मेरी मतलब एक तरह से मेरी लॉ प्रैक्टिस है, मैं उसको भी आपको अगर व्यवहार में बताऊंगी, तो ये माना जा रहा है कि निरंतर लड़कियों के साथ यौन हिंसा बढ़ रही है। ये कहा जा रहा है और इसको हम देख भी रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें लड़कियों की शादी 18 साल से पहले कर देनी चाहिए, या क्या इसका मतलब ये है कि लड़कियों के लिए हमें 21 साल की उम्र रखनी चाहिए? ये एक बहस का विषय है। लेकिन आज जिस तरह से दुनिया तेजी से बदल रही है, ऐसी स्थिति में इंटरनेट हर चीज फ्री है, और हम लड़के और लड़की का जो विभेद है उसको पॉजिटिवली नहीं समझा पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारा माइंडसेट ही वैसे नहीं। आज भी लड़की को ये कि अरे भाई लड़की, जैसे आपने बताया कि मैंने बुर्का उतारा और मेरी बेटी आज दुपट्टा भी नहीं ले रही, ये स्वाभाविक सी चीज है। लेकिन क्या आज हमारे समाज में स्त्री को इसी तरह से देखा जाता है? नहीं देखा जाता। बात ये है कि स्त्रियों को उसी रूप में आज जैसे चाहे व्रत का मामला हो, चाहे तमाम चीजें, धर्म और रूढ़ियां, फिर मैं लाती हूँ कि कोई भी जो भारतीय कानून है उनमें जो भी कानून है, पर्सनल लॉज, हिंदू मुस्लिम ईसाई, वो धर्म से ही संचालित होते हैं। पर्सनल लॉज जिनको बोलते हैं, शादी, दत्तक यानी किसी को गोद लेना, और डिवोर्स और संपत्ति, ये जो 4 चीजें वो हमारे धर्म से संचालित होती है। धर्म के इतर कोई चीज है ही नहीं। जब धर्म के इतर कोई चीज नहीं है तो धर्म कहाँ से? तो धर्म हमारी रूढ़ियों, परंपराओं जो समाज में चली आ रही है, उनको हमें वहन करना पड़ता है। जब तक हम उसको वहन करेंगे, तब तक यदि हम यह सोचें कि कानूनन स्त्री पुरुष या थर्ड जेंडर बराबरी में आएगा, ये असंभव है। इसके लिए जो बुनियादी परिवर्तन है वो वही है कि हमें परिवार में, जैसे मैडम ने भी बताया कि जो शैक्षिक स्तर है वहां से जब तक चेंज नहीं होगा, तो कानूनों में बहुत ज्यादा बदलाव आप कर भी देंगे तो वो वास्तव में, जैसे मैं अभी आपको बताऊं, अभी 2019 में तलाक के कानून में परिवर्तन हुआ, उसको लेकर गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। मैं आपको व्यवहार में बताऊं कि भले ही आज मुस्लिम पुरुष अपनी स्त्री को तलाक नहीं कह सकता क्योंकि ये कानूनी जुर्म है, लेकिन वो यह कर सकता है यदि उसको अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना है, उसको कोई अन्य विवाह करना है, तो वो ये कर सकता है कि पत्नी अगर मायके चली गई है
और उसने कह तो दिया तलाक तलाक। अकॉर्डिंग टू शरीयत, यदि कोई पुरुष, शरीयत मतलब धर्म, यदि कोई भी पुरुष अपनी स्त्री को किसी भी तरीके से फोन पे मतलब चेतन अचेतन एक बार में 3 तलाक बोल दे तो शरीयत के हिसाब से वह पति पत्नी नहीं रहती। लेकिन क्योंकि कानूनी जुर्म है तो क्या होगा कि वो, उसने तो मान लिया कि अब मैं इसकी पत्नी नहीं हूँ। यदि वो कोर्ट जाती तो उसका पति जेल चला जाएगा, उसके परिवार के पूरा उसके खिलाफ हो जाएगा, तो वो बहुत इजीली क्या करती है, उस घर से चली जाती है। और उसके बाद उसका पति 1 महीने में एक नोटिस भेजता है कि मैंने तुम्हें तलाक दे दिया, तुम चाहो तो वापस आओ। फिर दूसरे महीने में भेजता है मैंने तुम्हें तलाक दे दिया, तुम वापस आओ। फिर तीसरे महीने में भेजता है। तो यानी ये शरीयत के हिसाब से भी और कानूनी हिसाब से भी 1-1 महीने में उसने 3 तलाक बोल दिया है। ये कानूनी जुर्म नहीं है। यानी अब क्या हुआ, तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये कानून भी धर्म के अनुसार चलते हैं, कानून भी परंपराओं के अनुसार चलते हैं। अब एक और उदाहरण मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे एक कानून है महिलाओं के कार्यस्थल पर उत्पीड़न का, इस पर आप लोग चर्चा पूर्व में शायद कर चुके हैं। तो मैं बस एक व्यवहारिक उदाहरण उत्तराखंड के संदर्भ में दे रही हूँ। अभी हाल में ही एक अंकिता मर्डर केस, सभी उससे परिचित है। मैं इसको मतलब अपने अनुभव से आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। कानूनी तौर पे विशाखा गाइडलाइन है, 1997 में ये कानून बना था कि महिलाएं जहां पर काम करती हैं, चाहे वो सरकारी संस्थान है चाहे प्राइवेट संस्थान है, वहां पर विशाखा गाइडलाइन के अनुसार ऐसी एक सेल होनी चाहिए जहां पर महिलाओं के साथ यदि किसी प्रकार का उत्पीड़न होता है वो वहां शिकायत करें। तो सरकारी संस्थानों की मैं उतनी ज्यादा मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन अमूमन ये सिर्फ एक टोकन होता है कि यदि कोई ऐसी इंक्वायरी हो तो उस पर बता दिया जाएगा कि हमारे यहाँ एक सेल है। तो मैं इसको सिर्फ अपने अनुभव से, अंकिता मर्डर केस के संदर्भ में हम लोगों ने एक फैक्ट फाइंडिंग किया था। हम लोग ऋषिकेश के होटल्स में गए थे कि होटल्स में आमतौर पे लड़कियां आजकल होटल मैनेजमेंट करती हैं, वो काम करती हैं। तो ये मतलब ये नियम है कि जहां पे भी लड़कियां काम करें वहां पे ये लीगल सेल होना चाहिए। तो हमको यह समझ आया कि अंकिता जहां पे काम कर रही थी वहां इस प्रकार का कोई भी ऐसा सेल नहीं था, इसीलिए वो कहीं बता नहीं पाई। तो हम लोगों ने कोशिश ये की कि हम तमाम जितने भी तमाम जितने भी होटल्स हैं, करीब हम लोगों ने 20 होटल्स का डाटा लिया। हम कुछ महत्वपूर्ण होटल्स में गए, मैं उनके नाम नहीं आपको बताना चाहती हूँ। तो उन लोगों को ये जानकारी ही नहीं थी। यानी कि ये नियम है कि आप इतने बड़े होटल्स खोल रहे हैं, ये संस्थान खोल रहे हैं, ये नियम है कि यदि आप किसी लड़की को जॉब पे रखते हैं तो वहां पे आपके पास लीगल सेल होने, यानी कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कोई भी कानून, उनको पहली बात जानकारी नहीं थी। जब जानकारी नहीं थी तो वो कैसे कोई लीगल सेल बनाएंगे। तो इसको हमने महिला आयोग के सामने भी रखा, हमने इसको पुलिस के सामने भी रखा, और हमने इस चीज को एक तरह से प्रेस को भी बोला कि इस तरह के लीगल सेल बनने चाहिए। तो यानी कि आप समझ रहे कानून और उसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं है, क्योंकि महिलाओं के बारे में इतना कौन सोचेगा, क्या जरूरत है सोचने की। उनको तो सिर्फ 5-5 हजार में काम करवा लेना है। यानी कि कानूनों का जो पूरा स्वरूप है वो किस तरह से आज भी हमारे माइंडसेट, इसमें पितृसत्ता एक काम करती है। पितृसत्ता के साथ साथ इसमें दूसरी बात ये है कि मतलब महिलाओं को और खुद स्वयं महिलाओं के लिए ये चीजें हैं ही नहीं कि मतलब वो उन सब चीजों की खुद उनको भी जानकारी नहीं होती कि जब मैं कहीं पर काम करने जा रही हूं तो वो सारे जो नॉर्म फॉर्म मेरी सुरक्षा के लिए होने चाहिए वो है या नहीं। मैं फिर बस 2-3 और उदाहरण आपके सामने देना चाहती हूँ कि 2-3 उदाहरणों में मैं अपनी बात को कंक्लूड करूंगी, और उसके बाद बस एक छोटी सी बात जो सुप्रीम कोर्ट की अभी गाइडलाइंस आई उस पर थोड़ी सी मैं एक झलक आपके सामने रखूंगी। जैसे मैं आपको बताऊं कि महिलाओं के लिए जो कई सारे कानून है, उसमें एक डोमेस्टिक कानून है, या मतलब जो घरेलू हिंसा से संबंधित एक कानून है कि यदि किसी भी स्त्री को, चाहे वो लड़की है चाहे वो शादीशुदा है, वो एक छत के नीचे यदि कोई भी लड़की रह रही है, कोई भी स्त्री रह रही है, तो यदि उसके साथ किसी प्रकार की कोई हिंसा होती है तो वह कोर्ट के या कानून की शरण ले सकती है। यानी कि वह जिसके साथ रह रही है वो उसके लिए जिम्मेदार होंगे। लेकिन यह कानून में आपको बताऊं, मतलब मैं उसके डाटा मेरे पास नहीं है, लेकिन हर दिन कोर्ट में आपको सैकड़ों महिलाएं मिलेंगी।
उसमें वो डोमेस्टिक वायलेंस उनके साथ हुआ है, उनको घर से निकाल दिया है, या उनके साथ उनकी मार पिटाई किसी के हस्बैंड ने की है, किसी के भाई ने की है, किसी के पिता ने किया। लेकिन होता क्या, उन महिलाओं को इतनी खराब दृष्टि से न केवल आसपास के पुरुष देखते हैं, पुलिस, यहाँ तक कि लॉयर्स, जजेस का भी एक माइंड सेट होता है कि ये कहीं ना कहीं ये महिला ही खराब हो। तो यानी कि महिला खराब है तो फिर आपका कानून क्यों बना है? यानी आपको अकॉर्डिंग टू लॉ, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता रही हूँ कि मेरे पास एक केस है, मैं करीब 1.5 साल से उस केस पे लड़ रही हूँ। 52 साल की महिला है, उनके पति ने उनको घर से निकाल दिया, वो कहीं बाहर रह रही है। आप ये सोचिए, मैं 3 एप्लीकेशन लगा चुकी हूँ कि आप उस घर में एक पोजीशन, एक कमरा तो उनको रहने के दे दीजिए, बाउंड्री कर दीजिए अगर वो महिला खराब है। लेकिन आज तक मैं उसको वो हक नहीं दिला पाई हूँ, वो आज भी धर्मशाला में रह रही। तो इसके लिए मैं समझती हूँ कि मैं कैसे बोलूँ कि कानून वास्तव में महिलाओं के लिए। तो मैं यही मतलब इसी रूप में बताना चाहती हूँ कि कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन, यानी कोई भी कानून तभी लागू हो सकते जबकि उसको स्वीकार करने की, उनको लागू करने की और के लिए हमारी तैयारी हो। एक बात ये है। अब बस इसमें ये तो है कि जो इसके मतलब एक नकारात्मक हुआ है, लेकिन फिर वही बात है, कानून है तो हम यहाँ हैं। यदि कानून हमारे लिए नहीं होते, हम पढ़ नहीं पाते, हम अपने हकों के लिए लड़ नहीं पाते, तो आज हम यहाँ नहीं होते। ये इसको बोलने में मुझे कोई संकोच नहीं। जैसे हमारे सामने उन्होंने भी बताया कि जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, अपने हक की बात करते, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं और अपने भाइयों से, अपने साथियों से, पुरुष साथियों के साथ बराबरी कर पाते हैं। और वास्तविकता ये है कि उनको भी तभी समझ आ पाता है कि हाँ भाई, ये मेरे इक्वल है। नहीं तो घर से तो परवरिश यही है कि बहन, तुझे बहन का ख्याल रखना है, और ये कि बहन के साथ कुछ ना हो, और तो फिर तुम्हारी इज्जत बहन है, तुम्हारी इज्जत लड़की है, और इज्जत पत्नी है। पत्नी कोई मतलब कोई एक पत्नी को केवल सामान बनाते, मतलब स्त्री को केवल सामान नहीं बनाना बल्कि इंसान बनाना है। ये जो माइंडसेट है, ये कानूनों ने सिखाया है और आगे भी सिखाएंगे, और हम समझते कि हमें पॉजिटिवली सोचना चाहिए। तो इसी पॉजिटिव में मैं ये बताना चाहती हूँ कि पिछले करीब 10 साल से जो भी नारीवादी महिलाएं रही हैं, उन जैसे भाषा की भी, हम भाषा की भी बात करते, जैसे मैं मेरे जो भी मेरे साथी हैं, या मेरे पुरुष साथी हैं, या मेरे दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, जब वो कहते हैं यार साला ये हो गया, तो मुझे बहुत बुरा लगता है और मैं हमेशा टोकती हूँ। मुझे इसके लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं, मतलब साला है पत्नी का भाई, लेकिन ये गाली है, और तमाम गालियां आप जानते, वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं। वो कहाँ से शुरू होती है? वो हमारे जो सीनियर्स होते हैं, मतलब हमसे पहले की पीढ़ी के जो होते हैं, वो उन भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, और वो भाषा एक तरह से चली आ रही होती, जैसे हमारे संस्कार चले आ रहे होते, जैसे धर्म चला आ रहा होता है, वो सारी रूढ़ियां होती, उसी में गाली भी एक उसी तरह। मतलब मैं समझ लो कि मैं जब स्कूल में थी, मैंने जो गालियां सुनी थी, मुझे नहीं लगा हाँ उसमें थोड़ा अंग्रेजी, जैसे हिंदी भाषा में अंग्रेजीकरण हो गया, ऐसे ही गालियों में मुझे अंग्रेजीकरण दिखता है। इसके अलावा मुझे कोई बहुत ज्यादा गालियों में फर्क नजर नहीं आता। तो मैं ये बता रही थी कि आज से मतलब जो नारीवादी महिला, यानी जो मानती है कि महिलाओं को भी, महिलाओं की जरूरतों को, महिलाओं को इंसान के बतौर देखा जाए, इसके लिए कानूनों में हाउसवाइफ, जैसे कि मैं मान लो मैं कुछ काम नहीं करती हूँ, तो हम मेरे से पूछा जाएगा तुम क्या करती हो, तो मैं कहूँगी मैं तो हाउसवाइफ हूँ। तो यानी कि हाउसवाइफ, तो इस शब्द को बदला गया हाउस बेकर। अब कोई भी कोर्ट की भाषा होगी, कोर्ट में अगर कोई जैसे कि आप मानेंगे अफेयर शब्द हम बहुत इजीली बोलते हैं, शी इज इन अफेयर। तो अफेयर मतलब अफेयर को के कई आयाम हैं, हालांकि वो एक यंग पीपल्स में भी अफेयर हो सकता है, और मैरिड अनमैरिड में भी अफेयर हो सकता है। तो फिर हम उसको बोलेंगे कि ही और शी इज इन रिलेशनशिप। मतलब इसको अफेयर शब्द को भी अब कानूनी भाषा से हटा, ये एक हैंडबुक है, मैं अभी उसका नाम आपको बता दूंगी, सुप्रीम कोर्ट ने। इसके अलावा जैसे कि प्रोस्टिट्यूट शब्द है, वैश्य शब्द है, जैसे अब वैश्य शब्द में आप ये देखेंगे ये सिर्फ स्त्री के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि इसमें क्या, ये भी कानून की मतलब इन कानूनों के बदलाव की भी हम लोग बात कर रहे हैं कि वैश्य कौन होती है या मिस्ट्रेस कौन होती है।
तो ये जो सारी शब्दावलियां हैं स्त्री को लेकर, नारीवादी इस पर सचेत हैं कि इन सारे शब्दों को बदला जाए। तो ये है कि शी इज इन रिलेशनशिप, ही इज इन रिलेशनशिप इसको आप बोल सकते हैं। आप किसी के ऊपर लेवल नहीं लगा सकते कि वो किस रिश्ते में। तो इस तरह के तमाम ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको कि अभी सुप्रीम कोर्ट की एक हैंडबुक आई है, उसमें बदलाव आया है। और अगर मैं मतलब चूंकि उस तरह से मैं अभी तैयारी करके आई नहीं थी, भविष्य में मैं ज़रूर इस पर ही एक पूरा मतलब कोशिश करूंगी अगर संभव होगा कि क्यों हमें अपनी भाषा में बदलाव करना चाहिए, क्योंकि हमारी भाषा, हमारे शब्द वो सारी हमारी इस पूरी दुनिया को रचते हैं। क्योंकि जैसे ही हमारी जो हम भाषा बोलते हैं वहीं से हम नेक्स्ट अपने सामने के इंसान का जजमेंट करते हैं। तो स्त्री का जजमेंट जैसे अब तो कानूनों में बदलाव होगा, और कानूनों में बदलाव तभी हो सकता है जब हमारे परिवार में बदलाव होगा, हमारे समाज में बदलाव होगा और हमारी मानसिकता में बदलाव होगा। क्योंकि आज भी हमारी मानसिकता पितृसत्तात्मक है, आज भी हमारी मानसिकता वर्चस्व वाली मानसिकता है, आज भी हमारी मानसिकता माधुरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मुझे पॉइंट ऐड करना है जी इसमें कि अभी जो चंदा दी ने बोला तो उसकी मैं अपडेट आपको देना चाह रही हूँ कि उत्तराखंड में अभी रिसेंटली एक सर्वे सामने आया है जिसमें 54,858 लड़कियों का बाल विवाह हुआ है। तो हम जो ये मान के बैठे हैं कि दुनिया बदल गई है, ये अखबार की खबर है, ऑथेंटिक खबर है। और ये सर्वे जो है परिवार स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत किया गया है। तो हम जो ये मानते हैं कि नहीं जी पहाड़ में तो सब देवभूमि है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सब बढ़िया चल रहा है, तो ये पहाड़ की खबर है। एक चीज मुझे ये कहनी थी। दूसरा जो अभी आपने एक बात बोली ना कि आप कह रहे हैं कि राइट टू रेजिडेंस वाला जो एक वो है, देखा जाए तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में बहुत ही सरलता से इसको सीडीपीओ कर सकता है क्योंकि वो प्रोटेक्शन ऑफिसर है इसके अंतर्गत। इसमें पुलिस की कोई भूमिका नहीं है। इसमें जज अगर चाहे एक इंटरिम ऑर्डर पास करे तो वो आराम से उसको रहने का अधिकार प्राप्त हो सकता है। लेकिन क्योंकि संघर्ष इतना ज्यादा है कि अब आप कल्पना कर सकते हैं कि एक महिला कई सालों से धर्मशाला में रह रही है, जबकि कानून ये कहता है कि जिस घर में आप शादी होके जाते हैं वो आपका शेयर्ड हाउस होल्ड होता है। मतलब अगर कोई भी महिला की शादी होती है, वो शादी होके जिस घर में जाती है उस घर में रहने का वैधानिक अधिकार उसका होता है। तो मात्र एक जो सर्विस प्रोवाइडर है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत, जिसको हम प्रोटेक्शन ऑफिसर बोलते हैं, सिर्फ उसके एक लिखने से उस महिला को उस घर में रहने का अधिकार प्राप्त हो सकता है। लेकिन वो नहीं, धरातल पे उसमें नहीं। बस उसमें एक चीज थोड़ा सा उसमें अगर वो लिख भी देगा तो भी जज का ऑर्डर होना जरूरी है। और इसमें एक और चीज में कानूनों को कैसे, बस थोड़ा सा और बता दे रही हूँ कि कानूनों को कैसे मोल्ड कर दिया जाता है। जैसे मैं जब बोल रही हूँ कि उसको मिलना चाहिए, तो होगा ये कि वो घर में उसका कोई राइट नहीं होगा, उसके पिता एक कागज बनाएंगे कि मैंने अपने लड़के को बेदखल कर दिया, चूंकि ये घर मेरा नहीं तो इसे महिला को कैसे दिया जाए। जैसे संपत्ति में भी ये है कि 2005 में ये लड़की को संपत्ति मिलनी चाहिए, लेकिन यदि पिता वसीयत कर दे, मतलब मैं ये बताना चाहती, यदि पिता वसीयत कर दे कि मैं यह संपत्ति अपने बेटे को या 2 बेटों को बांटता हूँ, तो वो कानून जो 2005 का लड़कियों को संपत्ति अधिकार है, वो लड़की को कुछ भी नहीं कर सकता। कानून का तोड़ भी कानून ने ही कर दिया है। हाँ, तो ये एक तो बड़ी समस्या है कि कानून बनता है तो उसके साथ उसका तोड़ भी निकाल लेते हैं लोग। और मुझे भी ध्यान आता है कि जब हम लोग ये जेंडर बेस्ड वायलेंस के बहुत केसेस आ रहे थे, तो मुझे भी कोई जानकारी नहीं थी कि भाई किसको हम ज्यादा से ज्यादा जानते थे कि महिला आयोग तक चले जाओ या महिला हेल्पलाइन चले जाओ। जब दीपा जी आई तो उन्होंने फिर बताया कि भाई सीडीपीओ होता है, उसके पास में अधिकार है, वो प्राइमरी स्टेक होल्डर जिसको अप्रोच किया जा सकता है। तो बहुत हद तक हमको अपने अधिकार और कानून के बारे में भी ज्ञान नहीं रहता, जिससे हमें अपने अधिकार और उनको लेने में काफी दिक्कत या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब मैं माधुरी दंड जी को इन्वाइट करना चाहूंगा कि वो भी कुछ अपने जो भी उनके एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उससे जो है हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस मंच पर बोलने का मौका मिला। और जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस की बात है, तो एक्सपीरियंस मेरा पत्रकारिता में पिछले 12-13 साल मुझे इस फील्ड में हो चुके हैं। और मैंने प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अब मैं रेडियो में भी हूँ। तो इतने सारे साल जो मैंने इस पूरे मीडिया को दिए हैं, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। महिलाओं के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता है। जब हम लोग शुरुआत हमने इस पत्रकारिता में की थी, तो महिलाओं की जो संख्या थी वो बहुत कम थी। मतलब हम शायद 3-4 लड़कियां होंगी जो शायद फील्ड में जाया करती थी। तो
जो हमारे सीनियर्स होते थे, काफ़ी एक्सपीरियंस होते थे, तो वो हमें अजीब से नज़रों से देखते थे कि हाँ अभी नई नई लड़कियां आई हैं, पता नहीं क्या करेंगी, कैसे करेंगी। और हम लोगों को पैदल काफ़ी जाना पड़ता था, क्योंकि अब होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस एक जगह तो होती नहीं है, कभी एक जगह हुई, कभी दूसरी जगह हुई, तो हम लोग पैदल चलते थे उस टाइम, क्योंकि स्ट्रगलिंग पीरियड है सबके पास। तो स्ट्रगलिंग में ये होता है, अपने पैर के जो जूते होते हैं तो उसको घिसना ही होता था उस टाइम में। तो कभी लिफ्ट ले ली किसी से कि सर प्लीज़ हमें भी वहाँ तक ले जा लो, तो क्या करते थे वो लोग कि भाई हाँ भैया इसका तो इसके साथ चक्कर चल रहा है। ऐसे ऐसे वाहियात खबरें, मतलब ऐसे ऐसे लोगों से सुनने को मिलता था कि ये लोग यहाँ से क्विट कर लें। फिर बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते थे सब मिलकर, जितनी फ्रेंड्स थी, तो वो सोचते थे कि फिर हमारे अंदर एक आता था, कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो हमें प्रमोट करते थे कि नहीं नहीं ये तुम्हें यहाँ से इस फील्ड से भगाने का एक साधन है, एक मात्र मतलब वो साजिश टाइप की है। तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, हमें इससे बिल्कुल डरना नहीं है, हमें अपना मोटिव है, क्योंकि हमारा मन साफ है, हमारे अंदर कुछ नहीं है, हम अपने फील्ड में बिल्कुल जैसा है पूरे मतलब अच्छी तरीके से काम करेंगे। तो चलते गए प्रिंट मीडिया में काफ़ी इस तरह से हमें डिमोरलाइज भी किया गया, बट हम लोग हारे नहीं, और एट लास्ट हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हुआ। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी जो सफ़र है वो काफ़ी मतलब रोचक तो रहा, लेकिन वहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ सुनने को मिलता था। वही नई नई लड़कियाँ हैं, पहाड़ की लड़कियाँ हैं, वही क्या करेंगी। और एक कहावत ज़रूर सुनने को मिलती थी वहाँ पे, भाई पहाड़ी सूर्य अस्त पहाड़ी मस्त। हमें जब भी होता था हम पहाड़ी हैं करके, हम उत्तराखंड से हैं, तो यूपी साइड के लोग यही बोलते थे कि सूरज जैसे अस्त होता है पहाड़ी मस्त हो जाते हैं। तो हम लोग बड़ा वो करते थे कि सर आप ऐसे कैसे कह सकते हो, ये बहुत गलत है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पहाड़ी आदमी ही ड्रिंक करता है, ड्रिंक तो हर कोई करता है। इसका मतलब आप ये हमारे टैग जो है वो उत्तराखंड को ही लगा देंगे, तो हम लोग जितने भी उत्तराखंड के लोग थे तो वो बिल्कुल उनके अपोज में आ जाते थे। तो उसमें यूनिटी होती थी, क्योंकि उत्तराखंड की बहुत सारी लड़कियां वहाँ थी, तो एक यूनिटी होती थी, तो वो लोग भी फिर उसके बाद चुप हो जाते थे। फिर बात आती थी कि हमारा एक्सपीरियंस, वो हम कुछ सीखने के लिए बोलते थे, हमारी नाइट शिफ्ट लगाई जाती थी, तो हम कहते सर हमें ये सिखा दो, हमें ये समझ नहीं आ रहा है, एडिटिंग में समझ नहीं आ रहा, स्क्रिप्टिंग में समझ नहीं आ रहा। तो शुरुआत हम करते थे तो उठा के फाड़ के फेंक देते थे। तो वो भी हमारे अंदर एक पेशेंस होता था कि हम कैसे वो करें। एक स्क्रिप्ट लिखी फिर फाड़ दिया, दूसरी स्क्रिप्ट लिखी फिर फाड़ दिया, और बड़ी मुश्किल से हम जाके एक फाइनल स्क्रिप्ट को करते थे, तब जाके हमें लगता था कि हाँ भाई आज का काम जो है हम लोग तसल्ली से हो गया है। और तब जाके एक अगला कदम, अगली सुबह जो होती थी वो हमारे एक नया फिर से चैलेंजिंग होता था हमारे लिए। फिर मुझे किसी ने कहा कि तुम वॉइस ओवर अच्छा कर लेती हो, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने वॉइस ओवर करा, जबकि वो वहाँ पे लीगली नहीं था, तो मैंने कर दिया। अब मुझे किसी सीनियर ने बोला कि हमें इतने साल हो गए हैं, हमें मौका नहीं मिला, तुम्हें कैसे मौका मिल गया। फिर उन्होंने शिकायत कर दी कि भाई ये नई नई लड़की आई है और इसको आपने वॉइस ओवर करने का मौका दे दिया, कैसे कर दिया, हमें क्यों नहीं दिया। फिर जब उन्होंने वॉइस ओवर सुना, जब ऑन एयर हुआ उसे, तो उन्हें लगा कि भाई ये तो परफेक्ट है, तो पहले आप में परफेक्टनेस लाओ, पहले आप बिल्कुल उसके लायक बनो, तब आप करो। बट उसके लिए मुझे थोड़ा सा एक ट्रेनिंग करनी पड़ी, जिसमें मैं क्वालिफाइड हुई। उसके बाद मैं ऑथराइज्ड हो गई थी वॉइस ओवर के लिए। तो उसके बाद सारे बिल्कुल जो है वो शांत हो गए थे। लेकिन ये होता है ना कि हमारे जो मीडिया में भी जो है महिलाओं को बहुत अजीब नज़रों से देखा जाता है कि कैसे करेंगी, फील्ड वर्क कैसे करेंगी, भाई पॉलिटिकल बीट जो है वो कैसे देखेंगी। तो लेकिन आज के दौर में आप देखें तो कई सारी महिलाएं, आप सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि पॉलिटिकल बीट्स जो है वो महिलाएं देखती होंगी। यहाँ पे भी जो है अभी बहुत सारी हैं, जैसे सहारा में भी देख रही हैं, वो भी महिलाएं हैं, न्यूज़ 18 में है वो भी महिला ही है। तो मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि आज जो है मीडिया में लड़कियां बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। पहले जो था कि मास कम्युनिकेशन बहुत कम लड़कियां करती थी, आज हर कॉलेजेस में जो है मास कम्युनिकेशन में अधिकतर संख्या जो है वो लड़कियों की नज़र आती है। और हर कोई क्या बनना चाहता है, मैं जर्नलिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं एंकर बनना चाहता हूँ। लेकिन ये होता है कि हम जब एक बड़े मुकाम पर पहुँचते हैं तो कई सारे लांछन देखने को मिलते हैं। लेकिन खैर ये तो बहुत अलग बात है। लेकिन जितने भी जो बात आती है जेंडर इक्वेशन की, जेंडर और समाजीकरण की हम बात कर रहे हैं, तो महिला और पुरुष में जो अनइक्वालिटी है
इसको दूर मीडिया ने भी किया है। अब मैम जिस तरह से एडवोकेट मैम ने बोला कि थर्ड जेंडर जो है उसको प्रमोट किया था, तब जाके जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको पूरी तरह से ऑथराइज कर दिया, तो ये भी एक तरह से सुर्खियों में था उस दौरान। हर जगह जो है ट्रांसजेंडर के बारे में खबरें छप रही थी, मतलब लोगों को मीडिया के थ्रू ही पता चलता है कि ट्रांसजेंडर भी एक जेंडर है। और आज शुरुआत जब हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और हम जब जिस हिसाब से हम मीडिया में मतलब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, लोग भी पढ़ते हैं। आपकी शुरुआत जो है एक अखबार से होती होगी, न्यूज़ से होती होगी, क्योंकि हर कोई बिना अखबार के किसी की चाय की चुस्कियाँ जो है वो बिल्कुल अधूरी हो जाती है। तो चाय की चुस्कियों के साथ न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हैं तो लोगों का पूरा दिन बन जाता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि निर्भया कांड, अंकिता हत्याकांड और मणिपुर जो हादसा हुआ, वो भी एक तरह से मतलब जहन में बहुत बुरा प्रभाव डालता है। फिर लोग सोचते हैं कि छोड़ो, ये जब इतने सारे रेप केसेस आ रहे हैं, इतनी सारी महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, तो इसको देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये फ़ायदा नहीं, इसमें फ़ायदा और नुकसान तो हमें देखना नहीं होता है। हमें ये देखना है कि इससे जनता पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। हम पहले भी बहुत सारे रेप केसेस होते थे, लेकिन वो सामने नहीं आते थे। अब जो हम बोल रहे हैं कि ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो ग्राफ इसलिए बढ़ रहा है कि लोग अवेयर हो रहे हैं उससे, लोग उसकी शिकायतें पहुंचा रहे हैं पुलिस तक, इसलिए वो ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पहले कोई बताता ही नहीं था कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, या हमारे साथ गाँव में अगर कुछ होता है तो कौन बता रहा है। गाँव की आवाज़ यहाँ तक तो पहुँचती नहीं है। अब भी होते होंगे गाँव में, लेकिन यहाँ तक पहुँचना नामुमकिन है एक तरह से। तो वो उठाना एक सोशल मीडिया का काम है। लेकिन अब जब से सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव हुआ है, तो ये है कि गांव की खबरें भी अब पूरे शहरों तक पहुंच रही है। सोशल मीडिया, यूट्यूब हो गया, इंस्टा हो गया, अब हर कोई जो है बैठे बैठे अपनी खबर जो है वो जनता तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकता है, क्योंकि अब हर कोई जो है एक मीडिया का साधन बन चुका है, एक मीडिया बन चुका है। सोशल मीडिया जब से काफ़ी वायरल हुआ है, मतलब चलन में आ गया है, आप भी अपनी कोई भी समस्या हो, अगर सरकार नहीं सुन रही है, कोई मंत्री नहीं सुन रहा है, कोई ऑफिसर नहीं सुन रहा है, तो आप डायरेक्टली उसको जनता तक पहुंचा सकते हो। जनता की फिर एक आवाज़ निकलती है। अब वही सेम हत्या, जैसे अंकिता हत्याकांड में एक तरह से कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन जनता जागरूक है। जनता कभी कैंडल मार्च निकाल रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी जागरूकता रैली निकाल रही है, तो अवेयर है एक तरह से। मतलब वो पूरे समाज पे एक प्रेशर डाल रही है कि भाई इस तरह के जो कांड है वो होने नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह के कांड अगर होते रहे तो महिलाएं अपने आप में असुरक्षित महसूस करेंगी। अब मैं यहाँ की बात बता रही हूँ कि जैसे महिलाओं का सोचो ना, कितनी आज भी जो है वो रिस्पेक्ट नहीं है। कल मैं अपने बेटे को लेके डालनवाला से जा रही थी, तो एक बहुत चारों तरफ से जो है ट्रैफिक जैम था। एक महिला आई और वो ट्रैफिक कंट्रोल करने लगी वहां पे खड़ी होके। उसकी बेटी भी थी, वो वॉक पे जा रही थी। उसको क्या बता रही थी, एक आम नागरिक होने के नाते उसने सोचा कि भाई चलो मैं भी करती हूँ, क्योंकि ये है जाम और बढ़ता चला जाएगा। तभी वहां से एक 10th या 12th क्लास का लड़का होगा, वो वहां से गुजर रहा था, उसने अचानक कट मारा वहां पे। तो उस महिला ने सिर्फ उसको कहा, बेटा जब आप देख रहे हो कि वो वहां से गुजरा, लेकिन गुजरा, और 4 गालियां देते हुए गया उस महिला को। तो आप सोच सकते हैं कि एक महिला जो है समाज के लिए एक कदम ही तो उठा रही है, एक अच्छी पहल है कि भाई वो ट्रैफिक कंट्रोल कर रही है। इतने सारे पुरुष थे वहां पे, हर किसी को जाने की जल्दी लगी रहती, लेकिन उसने अपना समय दिया वहां पे ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए। लेकिन वो बच्चा, उसकी माँ के बराबर होगी वो बच्चा, वो लेडी, और उन्हें गालियां देते हुए गया। तो वो सोचिए ना किस हद तक उनकी मानसिकता है। वो 5 मिनट मतलब वहां पे वेट नहीं कर पाया। तो मेरे 2 बेटे हैं, मैं अपने दोनों बेटों को ये बोलती हूँ कि भाई तुम्हारी बहन नहीं है, लेकिन जिसकी भी बहन हो, जो भी लड़कियां तुम्हारे साथ काम कर रही हो, पढ़ रही हो, अब जब भी बड़े होंगे उनको रिस्पेक्ट करो, अभी से रिस्पेक्ट करो। कि तुम अपनी माँ की रिस्पेक्ट करोगे तो कल के दिन अपनी पत्नी की भी रिस्पेक्ट करोगे, आगे जो भी बहनें हैं, तुम्हारी रिलेटिव्स हैं, कज़न हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट करना सीखोगे। तो शुरुआत अपने परिवार से होनी चाहिए। और कुछ मैं जो मीडिया के एक साइड इफेक्ट्स भी बताती हूँ कि मीडिया में भले ही हम कहते हैं कि हम बहुत समझ कि भाई यहाँ ये कांड हुआ, वहाँ वो कांड हुआ, सरकार को ऐसा जानना चाहिए, वैसा जानना चाहिए, लेकिन पहले अपने घर में तो देखिए
खुद कितने आप अपने परिवार के लिए कितने मायने रखते हैं। आप अपने घर वालों से कैसे बात कर रहे हैं, आप अपनी माँ से कैसे बात कर रहे हैं, अपनी पत्नी से कैसे बात कर रहे हैं, बच्चों से कैसे बात कर रहे हैं। सारा जो न्यूज़पेपर का या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जितना फ्रस्ट्रेशन होता है वो घर पर लाकर छोड़ देते हैं। पत्नी अगर बाहर जा रही है तो उस पर भी उन्हें ऑब्जेक्शन होता है, भाई क्यों जा रही हो, हम काम कर रहे हैं, तुम क्यों जा रही हो। मतलब ये क्यों क्यों होता है, ये मुझे समझ नहीं आता। क्या ईगो प्रॉब्लम है? ईगो प्रॉब्लम ही में सबसे ज़्यादा ये जेंडर इक्वेशन जो जेंडर का समाजीकरण जो नहीं हो पाता है, वो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है, ईगो प्रॉब्लम। और वो मैं नहीं जानती कि वो ईगो किस वजह से होता है, कि हमसे आगे चली जाएगी या हमसे ज़्यादा पैसे कमा लेगी। जो लेडीज़ होती हैं उनका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं होता है, उनका मेन मोटिव होता है उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट। भाई पढ़ लिख कर माँ बाप सोचते हैं कि मेरी बेटी कुछ करे। घर में बैठे, आप शादी कर ली, घर में बैठे बैठे बच्चे ही पालते रहोगे तो अपना भी तो है कि भाई हमने पढ़ा लिखा है, कुछ तो करें, कुछ तो अपने बच्चों के लिए मतलब एक वो आइडल बने कि भाई मेरी माँ भी कुछ काम कर रही है। बच्चे बोलते मम्मी आप क्या कर रहे हो, घर में बैठे तो किचन संभालना है आपने, कपड़े धोने, बर्तन धोने, बस यही तो करना, और क्या करना है। लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं। फिर जब मैं बोलती हूँ कि मैं यहाँ काम कर रही हूँ, मैं यहाँ जा रही हूँ, तो वो बड़े अच्छे मतलब उनको बड़ा गर्व महसूस होता है कि मम्मी आपके पैसे आ गए, आपकी सैलरी आ गई, तो आज हम यहाँ जाएंगे, आज हम जाएंगे। तो मैं भी बोलती हूँ कि गर्व से हाँ। लेकिन अब सोचो ना उन औरतों के साथ जो घर में बैठे हैं, जिन्हें उनके फैमिली वाले काम करने नहीं दे रहे हैं, तो उनके साथ क्या होता होगा। उनको अपनी छोटी से छोटी खर्चों के लिए अपने हस्बैंड से पैसे मांगने पड़ते हैं। वो कितना ऑकवर्ड लगता है। अब महिलाओं की अपनी पर्सनल चीज़ें कितनी सारी होती है, सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं, गारमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ को बताना वो तो उसके लिए भी मांगना पड़ता है, तो वो कितना ऑकवर्ड लगता है उनके लिए। अब बात है परिवार की, तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी कि जैसे मैम ने भी बोला था कि सबसे पहले जो डिफरेंस होता है वो महिला के, जब महिला प्रेग्नेंट होती है उसी दौरान शुरू हो जाता है। ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई थी तो मेरी सास का ये बोलना था कि भाई बेटा ही चाहिए। अब वो बेटा या बेटी वो हमारे हाथ में तो नहीं है। इतना पढ़ लिख गया है समाज, डॉक्टर्स भी बोलते हैं, इतने ऐड आते हैं उसमें ये लिखते बोलते भी हैं कि बेटा बेटी जो है वो हमारे हाथ में नहीं होता, उसका सबसे ज़्यादा जो है वो मेल के ऊपर होता है। तो उसके बावजूद भी औरतों को जिम्मेदार ठहराया जाता है कि बेटी तुमने पैदा करी है, बेटा नहीं पैदा करा है, बेटी जो है वो वंश नहीं चलाती, बेटी पराया धन होती है, बेटा जो है वो वंश चलाता है, हमारी चिता को अग्नि देगा, हमारा जो है कुल को आगे बढ़ाएगा। आजकल कहाँ देखा है आपने, आपने देहरादून में इतने सारे बुजुर्ग मैंने देखे हैं, सारे अकेले रहते हैं, जितनों के भी बेटे हैं वो सारे फॉरेन में सेटल्ड है, माँ बाप यहाँ पे अकेले हैं। तो कौन देख रहा है उनकी देखभाल, कौन कर रहा है उनकी कुल की जिम्मेदारी, कौन ले रहा है, कौन उसको आगे बढ़ा रहा है। बस एक फ़ोन कर देते हैं, फ़ोन से ही सोचते कि हमने बच्चे होने का जिम्मेदारी पूरी कर ली। और जिनकी बेटी है वो चाहे कितनी भी दूर रहे, लेकिन वो आती है, बोलती है मम्मी पापा आपने खाना खाया, देखभाल करती है। क्यों वो पराया धन हो के भी वो उनका ध्यान रख रही है। तो क्यों कहते हैं कि बेटी पराया धन है। मेरे फादर बचपन में एक्सपायर हो गए थे, मेरी माँ ने, हम 2 बहनें और एक भाई था, तो हम दोनों बहनों को पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। मेरा भाई मुझसे छोटा था, उनका भी तो एक वो होना चाहिए था ना कि हाँ मेरी बेटियाँ तो क्या पराया धन है, मेरा बेटा जो है वो मेरी चिता को अग्नि देगा, मेरा कुल को आगे बढ़ाएगा। लेकिन किसको पता रहता है कि कौन पहले चला जाएगा। हम बोल सकते हैं कि आज मैं जा रहा हूँ, आज तू जा रहा है, कोई बता सकता है? नहीं ना। लेकिन मेरा भाई पहले चला गया, एक एक्सीडेंट में वो चला गया। तो आज मेरी मम्मी का सहारा कौन है? मैं और मेरी सिस्टर। हमारी शादी हो गई, लेकिन फिर भी हमें हमारी एक जिम्मेदारी हमारी माँ है, और उसके साथ उनकी बहू, उनका बेटा, वो भी हमारे ही भरोसे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक मिथ की तरह हैं कि भाई बेटा जो है वो वंश चलाएगा और बेटी जो है पराया धन है। तो सबसे पहले अपने आप में लाना है, अपने बच्चों को, क्योंकि हम अपना परिवार ही है जो सबसे पहले, जो हमारा स्कूल है वो अपना परिवार होता है। स्कूल तो बाद में जाते हैं, मैम लोग बाद में सिखाते हैं उन्हें। घर से अगर बच्चों को ये सिखा दिया जाए कि बेटा बेटी बराबर होते हैं, अगर बहन को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, टीन एजेस में ये होती है कि बेटी को पीरियड्स की प्रॉब्लम हो जाती है, तो भाई को बराबर बताना पड़ता है कि भाई इस तरह की ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो उसमें उसको भी कोऑपरेट करना चाहिए। अगर बाय द वे कुछ हो जाता है तो वो उसको हेल्प कर सकता है।
तो ऐसे में हमें बच्चों में समानता लानी चाहिए, घर से ही स्टार्ट करना चाहिए। हस्बैंड वाइफ में भी एक तरह से समानता होनी चाहिए कि वो एक दूसरे को कोऑपरेट करें। वो कहीं बाहर जा रही है तो भैया कोऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है। इमोशनल कोऑपरेशन, मेंटल और फिजिकल दोनों तरह से। मेंटली हैरेसमेंट और फिजिकल हैरेसमेंट, इन दोनों से महिलाएं गुजर रही होती हैं, जिनको इस समाज से दूर करना बहुत ही ज़रूरी है और वो शुरुआत अपने घर से ही होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद। और एक बहुत धन्यवाद। जब मेरा बेटा 10-11 साल का हुआ तो मुझे लगा कि अभी इसको कुछ समझाना बहुत ज़रूरी होगा। मैं उसको MKP स्कूल के पास ले गया, बर्थडे का दिन था, और मैंने उसको खड़ा करा। मैंने कहा भाई लड़कियां देखते हैं हम लोग। तो बोला पापा आप कैसी बात कर रहे हो? मैंने कहा नहीं, देखो कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां कैसे कैसे होती हैं। तो हम देखते रहे और उसके बाद फिर मेरी उससे बातचीत हुई। मैंने कहा देखो आपकी सबसे अच्छी चीज़ क्या है? वो बोलता है सर पापा मेरी तो वो जो शर्ट है मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो उसको बहुत संभाल के रखता है। तो मैंने कहा वैसे ही लड़कियां बहुत सुंदर एक अच्छी चीज़ है, उनको हमें संभाल के रखना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। उसके बाद हम घर आए, बोला मम्मी पापा ने तो आज मुझे लड़कियां दिखाई और जो है कुछ खिलाया विलाया तो है नहीं। तो मेरी वाइफ मेरे पर बहुत बिगड़ गई कि भाई तुम किस तरह के पिताजी हो, तुम ऐसी बातें करते हो, MKP के पास ले गए, लड़कियां दिखाई, इसको ये सिखाते हो तुम लोग, ये क्या तरीका? तो वो बोलती रही। उसके बाद मैंने बोला और कुछ है तो और कुछ भी बोल दो। बोला कि नहीं। फिर मैंने बोला भाई आज अगर मैं अपने बेटे को इन लड़कियों की अच्छाई के बारे में नहीं बताऊंगा तो दूसरा आके उनके गलत इस्तेमाल के बारे में उसको बताएगा। लड़कियां छेड़ने की चीज़ होती है, इस्तेमाल करने की चीज़ होती है, गर्लफ्रेंड पाने की चीज़ होती है, ये उसको सिखाया जाएगा। ये हमारी जिम्मेदारी कि हम इस चीज़ को उनको सिखाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है और मैं बहुत कॉन्शियस रहता हूँ क्योंकि मेरे 2 लड़के हैं और ये मेरी बड़ी चिंता बनी रहती है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम परिवार से ही इन चीज़ों को सिखाएं। और एक पिता का और माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है इसमें। मैं चाहता हूँ कि पिता का ज़्यादा रोल होना चाहिए कि जो ताकतवर जो हमारे समाज का जो समाजीकरण है वो पुरुष से ही ज़्यादा है और ये सत्ता जो आई है वो हम ही लोग चलाते हैं। तो इसमें पुरुषों की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बनती है जो मुझे लगता है। और अगर हम इस तरीके से जिम्मेदारी लेंगे तो वो जो बराबरी है वो बहुत जल्दी हमको दिखाई देगी और वो हमारे समाज और हमारी दुनिया सबके लिए बहुत एक बेहतर जगह होगी जहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से रह सकते हैं। अब मैं दीपा जी से विनती करूंगा कि वो भी अपने कुछ अनुभव को शेयर करेंगी। थैंक यू सभी स्पीकर्स का कि उन्होंने अपनी बात रखी। मुझे लगता है कि जो उद्देश्य था आज के सेशन का वो यही था कि इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो स्टेक होल्डर्स की हम बात कर रहे थे वहाँ किस तरह से पेट्रियार्की और जो ये डिस्क्रिमिनेशन है उसको बढ़ावा मिलता है और उन सब पे बहुत विस्तार से चर्चा की। मैं आप सभी को थैंक यू बोलती हूँ उसके लिए। हालांकि मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सारे पक्ष थे जो छुए जाने बाकी थे, जैसे कि मीडिया का मुझे लगता है कि और गहराई उसमें समझने की ज़रूरत है। वहाँ जिस तरह की बीट्स होती हैं और उन बीट्स में जिस तरह से मीडिया में महिलाओं के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं उसको अगर हम और गहराई से समझें तो वो बहुत खतरनाक है और उन डिस्क्रिमिनेशंस को चैलेंज करना भी उतना ही खतरनाक है। क्योंकि जब आप सिस्टम में होते हैं तो सिस्टम में बदलाव लाना जो होता है, रह के बदलाव लाना जो होता है सबसे मुश्किल काम होता है। जो कि परिवार के बारे में भी हम लोग बोल रहे हैं कि हम सब ये जान रहे हैं कि परिवार के अंदर से बदलाव आएगा, परिवार के अंदर से बदलाव आएगा, लेकिन हम कितना बदल पाते हैं? हम खुद परिवारों में संघर्ष कर रहे होते हैं। हम जितनी महिलाएं यहाँ बैठी हैं उन्हें अपने अपने संघर्ष, और शायद अभी तक वो संघर्ष जारी है हमारे, और हम उन संघर्षों को कर रहे हैं। जो स्टेक होल्डर्स की हम लोग बात कर रहे हैं वो स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी हम इसीलिए भी ज्यादा देखते हैं क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी को हम लोग कहीं ना कहीं ये सोच के थोड़ा सा ये कर लेते हैं क्योंकि बच्चा जो है फिर स्कूल जा रहा है तो स्कूलों पे भी जिम्मेदारी उतनी ही बराबर की आती है। वो जिन मीडिया के संपर्क में आ रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी उतनी बराबर की आती है। कोर्ट कचहरी कानून की भी जिम्मेदारी, मैं इसको 2 तरफा मानती हूँ। दीदी ने बोला कि भाई कानून बनते हैं लेकिन कानूनों का एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता अवेयरनेस की वजह से, स्वीकार्यता की वजह से, हमारी मेंटेलिटी की वजह से। लेकिन मुझे लगता है जो पूरा मैकेनिज्म है जिसके बारे में हम बात करते हैं वो मैकेनिज्म भी इतना स्ट्रांग नहीं है। वकील क्या सोचते हैं, जज क्या सोचते हैं,
वो किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि ये सिंपल सी बात हो रही है कि उस महिला को धर्मशाला में क्यों रहना पड़ रहा है, कोई भी एक केस का हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो ये जो एक तरह का मतलब स्टैब्लिश करना चीज़ों, वो स्टैब्लिशमेंट नहीं है। स्कूल कॉलेजेस में भी हम बात करें कि कितना, मैम ने अभी बात की कि अगर हम सिलेबस की बात करें, कितना लंबा प्रोसेस है जहाँ पे जाके किताबें बदलेंगी, कितना लंबा प्रोसेस है कि मटेरियल बदलेगा, कितना लंबा प्रोसेस है कि ट्रेनिंग्स में सोच बदलेगी लोगों की। अब भी आज की खबर है जिसमें जो ये बोला जा रहा है कि एक डिलीवरी बॉय ने अपनी बीवी को पढ़ाया और वो अपने प्रेमी संग फरार। फरार क्या शब्द होता है? क्या पुरुष फरार नहीं होते? लेकिन महिलाओं के लिए फरार शब्द इस्तेमाल होता है। तो मैं बार बार, अभी उस दिन संजीव बात कर रहे थे जब मैंने ये बोला था कि, तो उन्होंने बोला, संजीव कंडवाल आए थे धाज वाले सेशन में, और उन्होंने बोला कि ये गाइडलाइन आई है, जैसे आप सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की बात कर रहे हैं कि कोर्ट के लिए आई है, उसमें भाषा के बदलाव की बात हो रही है, ऐसे ही मीडिया में भी उन्होंने कहा है कि गाइडलाइन आई है और ये बोला गया है कि पर्टिकुलर भाषाओं का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना है, कुछ खास तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं करना है जिसमें औरत को विक्टिम दिखाया गया है, ये दिखाया गया है, उस तरह के चित्रों का इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन ये आज की खबर है कि पति ने पढ़ाया और पत्नी प्रेमी संग फरार। तो मतलब भाषा जो है, जिसको हम बार बार बोल रहे हैं कि हम किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और फिर हम महिलाओं को, हम सब ज्योति को कितनी गालियां दी हमने, औरतों ने ज्योति को गालियां दी, अरे बेचारा पुरुष, बेचारा पति, उसने पढ़ाया। अरे किस बात का बेचारा? उसने चॉइस बनाई ना अपनी। पुरुष चॉइस नहीं बनाते हैं। पुरुष चॉइस बनाते हैं कि वो दोनों तरफ मेंटेन कर जाते हैं, महिलाएं मेंटेन नहीं कर पाती, वो एक के साथ चली जाती हैं। तो ये तो चॉइस की बात है। पूजा करते हैं और उनको हम परिवर्तन का वाहक मानते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी टीचर्स प्रोफेसर्स पे होती है, लेकिन वो खुद क्या सोचते हैं, वो कैसे चीजों को अपने स्टूडेंट्स के सामने रखते हैं, क्या वो अपने स्टूडेंट्स के ट्रिकी सवालों का जवाब भी दे पाते हैं? ये भी एक सवाल है मैम, क्योंकि जब कोई ऐसा सवाल किया जाता है, जैसे यौनिकता से संबंधित कोई सवाल है, थर्ड जेंडर के बारे में हम बात कर रहे हैं, पीरियड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो लड़कों को कितना बता पाते हैं कि पीरियड्स क्या होते हैं? वो पूरा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो चैप्टर होता है उसी को स्किप क्यों कर जाते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। थोड़ा सा समय हाँ, दीजिएगा, वो आप थर्ड जेंडर वाले उसके टॉपिक के बारे में बात करें, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फिर से, क्योंकि हम परिवार में तो हमारी जिम्मेदारी है, ये मैं मान रही हूँ, लेकिन एक स्टेक होल्डर एजेंट होते हुए, चाहे मैं एक टीचर हूँ, चाहे मैं एक समाज से जुड़ा व्यक्ति हूँ, चाहे मैं मीडिया पर्सन हूँ, चाहे मैं एक लाइब्रेरियन हूँ, चाहे मैं एक एडवोकेट हूँ और चाहे मैं एक प्रोफेसर हूँ, वो जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है और हमें उस जिम्मेदारी को उतनी ही सजगता से निभाना है। और मुझे लगता है ये सजगता हमें लगातार बनाए रखनी पड़ेगी और लड़ना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसको एक कदम आगे बढ़ के लेना पड़ेगा। अगर आप बहुत विनम्रता के साथ करेंगे तो चीजें नहीं बदलेंगी। चुनौती भी देनी पड़ेगी और वो चुनौतियां सिस्टम को देनी पड़ेंगी, अपर सिस्टम को देनी पड़ेंगी। अगर वो चुनौती नहीं देंगे, बहुत माइल्ड रहेंगे, तो बदलाव इतनी आसानी से नहीं आते। कुछ चीजें लड़कियां हासिल करनी पड़ती हैं जो हम महिलाओं ने हासिल की है। हम लड़ते हैं, वो लड़ाई कभी कभी माइल्ड हो सकती है, कभी कभी हार्श हो सकती है, लेकिन वो लड़ाई कंटिन्यूअस रहनी पड़ती है। मैम का विचार था कि वो थर्ड जेंडर के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। उससे पहले मुझे बस एक बात कहनी है कि ये जो सेशंस हम लोग कर रहे हैं, ये बेसिकली हम लोग ऐसे जब जेंडर पे हम लोग ट्रेनिंग्स करते हैं, जीत ने भी बताया कि हम लोगों ने पूरा एक दिन का सेशन वहाँ पे, 2 दिन का हमने सेशन किया था वहाँ पे, और उसमें हम लगातार इन मुद्दों पे बात कर रहे थे। तो जब हम उस तरह से लगातार उन मुद्दों पे बात करते हैं तो उसकी जो समझ बनती है वो अलग तरीके से बनती है, रादर देन इसको टुकड़ों टुकड़ों में करने के लिए। क्योंकि एक टेम्पो होता है, एक मोमेंट होता है जिसको आप कैप्चर करते हैं, एक फ्लो होता है। अगर वो फ्लो बार बार इधर उधर होता है, तो अभी आप यही देख लीजिए कि मैं बहुत निराश हो जाती हूँ, मैं तो निराश होती हूँ, आप चाहे कितना भी बोले कि ऑडियंस मैटर नहीं करती, लेकिन एक कल्चरल प्रोग्राम होता है तो ये हॉल भरा हुआ होता है, तो मुझे निराशा होती है कि क्यों ऐसे टॉपिक पे लोग नहीं आते हैं, क्यों उनको इंटरेस्ट नहीं होता है, क्यों फेसबुक पे मात्र एक लाइक निकल के आगे बढ़ जाते हैं, क्यों वो कदम बाहर नहीं निकाल पाते। मोबिलिटी का भी क्वेश्चन है कि क्यों निकलते नहीं है घर से, क्यों महिलाएं निकल नहीं पाती हैं घर से। क्योंकि हम तो महिलाओं की मोबिलिटी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई निकले महिलाएं, वो काम करने निकले, वो बात करने निकले, वो घूमने निकले, वो चर्चाओं में निकले, वो निकल नहीं पाती हैं। यहाँ तो पुरुष भी नहीं निकल पा रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा है। तो मैं मैम को देती हूँ और इसको हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, उसके बाद हम इसको क्लोजर की तरफ ले जाएंगे। थैंक यू। जब कोई चर्चा हो तो मुझे लगता है कि हमारे सामने बहुत ज़्यादा चुनौतियां हैं, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव नोट पे अगर हम बात ख़त्म करते हैं तो फिर बात बहुत लंबे समय तक जेहन में रहती भी है और हम उसको आगे तक ले जाते हैं। मैम जब ये बात कह रहे हैं कि क्या चेंज आया और केवल बातों तक ही सीमित है, तो मैं यहाँ ये ऐड ऑन करना चाहूँगी, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव हुआ है, करिकुलम चेंज हुआ है,
एनसीईआरटी जो है उसने 17 राज्यों की पाठ्य पुस्तकों में जेंडर न्यूट्रल जो विषय सामग्री है उसको ऐड किया है, जिसमें उत्तराखंड भी शामिल है। और उसके साथ साथ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनमें एक पेपर है जेंडर स्कूल एंड करिकुलम, 2015 से मैं उसको पढ़ा रही हूँ। और मेरे विद्यार्थी हैरान होते हैं कि आप यौन संबंधी जो बातें हैं या सेक्स से रिलेटेड हैं आप इतनी मुखरता से, इतनी आसानी से कैसे कह देती हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं जिस स्तर के विद्यार्थियों को पढ़ा रही हूँ उस स्तर में आपके मानसिक परिपक्वता जो है उतनी अधिक होती है। बीइंग द बायोलॉजी टीचर इट वाज रियली इजी फॉर मी to teach reproductive system to all the batches of the students since class 6th, and it is not that much difficult, and I have got 2 sons and I have explained them too. तो ये सब हमारी सोच पे है कि हम किस तरह से परिवर्तन लाते हैं। शुरुआत हुई है, धीरे धीरे चल रहा है। बस लास्ट पे मैं बात कहूँगी ट्रांसजेंडर की जो बात है बहुत लंबा, क्योंकि वो चर्चा की बात है, मैंने उसको शामिल नहीं किया। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जाकर अचानक जो है वो स्टूडेंट्स अपने बीच में कभी किसी ट्रांसजेंडर को देखते हैं और तब जाके उनको पता चलता है। लेकिन स्कूल लेवल से जब हम बात कर रहे हैं, बच्चों को पता है लड़का होता है लड़की होती है, यूनिफॉर्म से और बस। कई बार बच्चे आपस में बात करते हैं कि सुनो वो तो लड़कियों जैसे चल रहा था, वो जब डांस कर रहा था तो लड़की जैसे नहीं कर रहा था। उसी समय से मुझे लगता है इस ज्ञान की शुरुआत हो सकती है ये बताने की कि जो लड़के जैसे दिखते हैं कई बार उनकी जो भावनाएं होती हैं या उनकी जो विशेषताएं होती हैं वो लड़कियों से मिलती जुलती हैं। जो लड़कियों जैसे शरीर से दिखती हैं कई बार उनकी भावनाएं, उनका व्यक्तित्व, उनकी बातचीत और व्यवहार जो है वो लड़के जैसा भी हो सकता है। और मुझे इसके बारे में पढ़ाया तो मैंने बहुत वर्षों से है, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मेरा बेटा जो है वो NIFT में पढ़ रहा है शिलोंग, और जब मैं उसके कॉलेज गई तो मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है जो मैंने नहीं देखी, जो आप कहते हैं LGBTQ और उससे आगे भी। देन आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट देम। उसके मकान मालिक का एक दिन फोन आया हमें कि ये जिस बच्चे के साथ जाता है आप इसको समझा लो, वो बच्चा मुझे ठीक नहीं लगता है। तो हमने पूछा क्यों ठीक नहीं लगता है, तो उन्होंने कहा मैडम कमाल ही है, वो बच्चा तो नेल पॉलिश भी लगाता है, लड़कियों जैसे बाल हैं। और जब मैंने अपने बेटे से कहा तो उसने कहा कि मम्मा हम लोग एक ही घर में आसपास रहते हैं, मेरे पास गाड़ी है, मैं सिर्फ उसको इसलिए नहीं ले जाऊं क्योंकि वो गे है। आपको बताया तो था कि प्रणत गे है, आपको तो पता है। लेकिन उसके मकान मालिक को बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा आप इतने अच्छे पढ़े लिखे, इतने अच्छे पेरेंट्स हैं और आपका बच्चा तो उनके साथ भी घूमता है। मैं जब उसके कॉलेज गई तो मैं हैरान रह गई कि वो, उसने कहा व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ फैशन कॉलेज। दैट वाज द स्टेटमेंट ऑफ माय सन कि मम्मा व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ फैशन कॉलेज, मोस्ट ऑफ दीज पीपल दे आर इनटू द फैशन डिजाइनिंग एंड अदर थिंग, मॉडलिंग एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड मेनी थिंग्स लाइक दैट। तो ही सेड कि चलो हम इनको इन्वाइट करेंगे, डिनर पे मेरे पेरेंट्स आए हैं। एंड एज ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन आई हैव गॉट अ वेरी एक्सप्रेसिव फेस, अ वेरी वेरी एक्सप्रेसिव फेस। तो उसने कहा थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपके चेहरे से पता चल जाता है। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, आई नो एवरीथिंग, आई हैव रेड अबाउट इट, आई विल डू। लेकिन आप हैरान होंगे जब वो डिनर था तो उसने उन्हीं बच्चों को बुलाया था जिनको हम कह सकते हैं कि वो लड़के या लड़कियां थे। वो जो 3-4 बच्चे थे जो गे हैं, लेस्बियन हैं, क्वीर भी थे, उनको नहीं बुलाया। मैंने कहा तुमने क्यों नहीं बुलाया? तो उसने कहा आपका क्या भरोसा, आपके तो चेहरे से ही पता चल जाता। मतलब दैट वॉज माई सन्स स्टेटमेंट, जो जानता है कि मेरी माँ न सिर्फ पढ़ी लिखी है बल्कि सबके प्रति बहुत समान और अच्छा व्यवहार करती है, साइकोलॉजी की प्रोफेसर है, मनस्थिति समझती है। तब भी उसका कहना था आपके किसी एक व्यवहार से या आपके किसी एक फेस एक्सप्रेशन से अगर उनको अजीब सा लगता तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो अपने आप को भिन्न समझें। आप बोलिए स्कूली जीवन से और या टीचर्स की अगर हम बात करें, DAV कॉलेज उत्तराखंड का सबसे बड़ा कॉलेज, 12,500-13 हजार बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। मैं कई बार सोचती हूँ कि अगर मैं उनका जो सर हमारे यहाँ बैठे डॉक्टर राजेश पाल सर, वो भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। सर हमारे यहाँ कहीं भी हमने कॉलम में तीसरा नहीं देखा बच्चों का, कभी नहीं देखा। इन द सेम वे क्या हमारे यहाँ ऐसे टॉयलेट्स हैं जो ट्रांसजेंडर्स के लिए हैं, या कभी उनको कोई ऐसा कार्यक्रम है जिनको उनको मुखरता से अपनी बात को कहने के लिए रखा जाता है, या हम उनके साथ वैसा ही इक्वल ट्रीटमेंट करते हो, या उनकी बातों को कभी समझते हो, या किसी बच्चे के मन में ऐसा कुछ है। आई एम ए गाइडेंस काउंसलर, आई एम ए फ्रीलांस काउंसलर, आई हेड द प्लेसमेंट सेल एंड गाइडेंस सेल ऑफ माई कॉलेज, बट आई हैव नेवर कम अक्रॉस इन लास्ट 23 years any student who belong to the transgender category, and there may be many. Sorry ma'am, but then you are saying that things are changing.
No, 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 no. I am adding that. I am adding that. That was on a positive note. How? I will tell you the difference now. One, the writing has been changed and the transgenders are included in that. Next, there are many colleges where they are accepting. मैं आपको इस साथ में जोड़ रही हूँ कि डीएवी में मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं कह रही हूँ कि मेरे बेटे ने कहा मेरे कॉलेज में यू कैन फाइंड इजीली मोर देन 23-24% स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू द थर्ड कैटेगरीज एंड वी ऑल एक्सेप्ट देम. We all accept their kind of dressing. We go to their homes or the places they live in. They are with us in all the kind of environment and we talk about their own experiences and why they are feeling different. So somewhere and somehow things have started changing on a very small pace, I can say. लेकिन कहते हैं ना, वो सोच का फर्क ही तो है जिसने ये दिन दिखाया. हम सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम वो सोच का फर्क लाएं. वो सब लोग ला सकते हैं. परिवार और फिर समाज में जब हम बात करते हैं तो शिक्षक उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. पीयर, हमारा धर्म, मीडिया, यक्ष, किन्नर, गंधर्व और राक्षस, हमारे पुराने जितने भी ग्रंथ हैं, क्या हमने उनके बारे में नहीं पढ़ा है? किन्नरों के बारे में हमने पढ़ा है. इसी तरह से इतिहास की जब हम किताबें पढ़ते हैं या हम मीडिया में कई बार जैसे हम सीरियल्स भी देखते हैं तो उनमें मुगलों के हरम में हमने इस तरह के कैरेक्टर्स जो हैं वो कई बार देखे हैं, है ना. तो उसको साथ में आत्मसात करते हुए हम बच्चों को छिपाते हैं कि नहीं अब ये यूंचेज आ गए हैं तो तुम देखो मत. तो क्या हम उनको ये बताने चाहते हैं ये दे डोंट एग्जिस्ट? When my son asked, मैंने कहा हाँ बेटा ये ट्रांसजेंडर की मम्मी ये मांग क्यों रहे हैं? मैंने कहा देयर वाज अ टाइम जब उनको शिक्षा नहीं मिलती थी, उनको नौकरी नहीं मिलती थी सरकारी, इसलिए इन्होंने अपनी कम्युनिटीज बना के मांगने का काम शुरू किया था. लेकिन अब सरकारी जो जॉब्स हैं उनमें आप इनको देख सकते हैं. और 2-3 एग्जाम्पल्स जो है मैंने उसको ढूंढ के देखे भेजे भी थे, जिसमें कि एक कलकत्ता के एक प्रोफेसर का था, एक पुलिस ऑफिसर का था और इसी तरह से कई और भी पंजाब यूनिवर्सिटी में है. तो इस तरह से मैडम देखिए बदलाव हो रहा है, बहुत धीमी गति से हो रहा है. लेकिन कहते हैं ना स्वीकारना, ये जो स्वीकारना है ना, ये हमारे द्वारा ही होगा, हमारे विचारों से होगा, हमारी सोच में बदलाव से होगा. और शुरुआत तो घर से ही करनी चाहिए, स्वयं से करनी चाहिए. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. तो अब हम लोग जो है अपने कार्यक्रम को यहाँ पे खत्म करेंगे और मैं सभी वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद. और जो लोग आए हैं जिन्होंने समय दिया है, और हमारे बीच में निकोलस सर हैं, तो वो भी अपनी कुछ बात करना चाह रहे हैं. ऐसा है कि मुझे 1 मिनट कुछ बात करनी. देखिए, जिसका कोई अंत नहीं है. मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि जो हमारे वक्तागण बोले वो उस बात पर बोले जब वो है ही नहीं. जमाना बहुत आगे बढ़ गया. आप किसी भी कॉलेज में चले जाइए, अब ये बातें हैं नहीं. अतीत जीवी होकर के ये बातें कभी थी, लेकिन आज ये समस्या कम है. और जहाँ समस्या है उस पर चर्चा नहीं हो पाई किसी कारण से. देखें, हर परिवार लगभग सुधर गया. आप अपने घरों में देखिए ना, वहाँ बेटी बेटे का भेद नहीं रहा है. आप आज की तारीख में सोचिए, परिवार ठीक हो गए हैं, पेरेंट्स ठीक हो गए हैं, स्कूल ठीक हो गए हैं. अभी मैडम बता ही रही थी, फिल्मों में बड़ा बदलाव आया है. पहले पुरानी फिल्में थी हे नाक से शुरू होती थी, आज फिल्में देखिए हे ढक्कन से शुरू होती है. वो अपने आदमी को कहती है ढक्कन. अब जहाँ 2 जगह चर्चा और करनी थी, देखिए पुलिस प्रोसिक्यूशन, पुलिस में भी बड़ा फर्क आया. पुलिस में महिला पुलिस हो गई है. और उत्तराखंड पुलिस की मैं बहुत तारीफ करूंगा कि वरिष्ठ नागरिक की हैसियत से इतना बंद कर देना. जब भी हम गए या महिलाओं को वहाँ आदर, लेकिन जेलों में देखिए, जैसे आपने स्टेक होल्डर की बात की ना, तो असली समस्या यहाँ तक नहीं है जहाँ तक चर्चा हुई. अगर कोई झंझट हो जाए और महिला को पुलिस के पास जाना पड़ता है और पुलिस के बाद से भी तब जेल में जाना पड़ता है, तो अभी जेल में भी हमें करने की जरूरत है कि जेल अगर इतनी बड़ी जेल है तो उसमें महिला बैरक है, लेकिन महिलाओं के अलग से जेल और उसका इंतजाम होना चाहिए. आप जेलों में जाके देखिए ना महिलाओं की दुर्दशा इत्यादि इत्यादि. और अभी देखिए मैडम ने एक बात कहा, हम कितने धीमी गति से सीख रहे हैं. शिक्षक और शिक्षिकाएं शब्द यूज की. आपको पता है पेशे का कोई जेंडर नहीं होता. हम विधायक विधायिका कहते हैं तो झूठ है. शिक्षक जानते हैं तो इसका मतलब हम खुद ही नहीं सीखे. ठीक है, इसी प्रकार से
आपने बोला कि हमने अधिकार दिए, गलत है महाराज। अधिकार उसने लिया आपसे, भूल है आपकी। ना मैंने नहीं बोला अधिकार दिए, बोला अधिकार है, मैंने कहा अधिकार है। कहीं हो तो आपका रिकॉर्ड होगा। और देखिए, मैं अपनी बात आखिरी खत्म करता हूँ क्योंकि प्रोग्राम काफी 4 लोग खदबदाए हुए हैं इस देश में। समाज को बहुत दिक्कत है और चारों का जब तक कोई हल नहीं निकलेगा, सबसे पहले महिलाएं एक बहुत बड़ी समस्या समाज के सामने हो चुकी है। वो अपने अधिकारों के प्रति, अपनी चेतना के प्रति या अपने सम्मान के प्रति बहुत जागरूक हो चुकी हैं, जिससे पूरा देश, अभी देखिए मजबूरी में 33% महिला आरक्षण दिया गया। और कम शब्द में हम कहें 4 चीजें, डॉक्टर लोहिया बहुत पहले कह गए थे, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, गिरिजन पहाड़ के लोग, महिलाएं और बच्चे, ये चारों अपना अधिकार लेकर के रहेंगे, लेके रहेंगे, उनको कोई दे नहीं रहा है। और छोटे बच्चों को देखिए कि किसी वक्त बच्चे की कोई बात सुनता था, आज बच्चे जो चाहते हैं घर में वही होता है। और प्रचार में आप देखिए कि वो टेलीविजन पर बच्चों को बुलाया जाता है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि ये सब कुछ हो चुका। और एक और बात कह दूँगा, लोहिया जी कहते थे कि महिला और पुरुष को अगर देखा जाए तो पीछे से कोई ना बता पाए कि ये महिला है कि पुरुष है। अगर हम आपको उसका प्रतिनिधि माने, आपको कोई भी देख के कह देगा आप महिला है, हमें कोई भी देख के कह देगा पुरुष है। आप विदेशों में देखिए कि महिला और पुरुष का अंतर नहीं बताया जा सकता। लेकिन मैं जब कॉलेजों में जाता हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेजों में चाहे डिग्री कॉलेजों में, वहाँ एक भेद मिट चुका बहुत हद तक। आपने बताया नाहिदा मैडम ने कि उनकी लड़की जीन्स और पहन रही है, तो अच्छी बात है ना। लड़के लड़की का भेद वहाँ मिट रहा है, कोई मिटा नहीं रहा है, न कानून मिटा रहा है न हम मिटा रहे हैं। हमें भ्रम हो सकता है, खुद मिट रहा है, समाजीकरण अपने आप हो रहा है और धीरे धीरे होता है। धन्यवाद। मैं फिर कहूँगा आप लोग आगे बढ़िए। अब समय में नहीं तो फिर इसके बहुत लंबी बात हो जाएगी। इतनी ही बात है, अभी अगले आप सब लोग आए, अपने अनुभव आप लोग शेयर किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी विनती होगी कि आप आते रहिए और जो भी अनुभव हैं बताते रहिए। एक सभा में सब कुछ कहा नहीं जा सकता, अनेकों परतें होती हैं, अनेकों रंग होते हैं, अनेक न्यूआंस होते हैं। और अगर समाज का एक परत कहीं पहुंच पाता है तो अनेकों परतें नहीं पहुंच पाते हैं उसी स्तर पे। एक एक परत को खोलिएगा तो एक एक परत में आपको अनेकों ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो इतनी विचित्र हैं और उनमें अटेंशन डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। अपने आप में हर एक परत में प्रॉब्लम्स हैं। एज अ नेशन पता नहीं हम में कितनी क्षमता है, कितनी कैपेसिटी है एक एक परत को खोलने की। वी आर अ वर्क इन प्रोग्रेस, ऑल ऑफ अस आर अ वर्क इन प्रोग्रेस। लेकिन अच्छी बात यह है कि बाहर कहीं पे मैंने पढ़ा था, एक कॉन्सेप्ट है कि दूसरे अनुभव के लोग आके बैठ जाते हैं टेबलों पे और जिसने भी कॉन्वर्सेशन करना है वो जाके पूछते हैं जी आप क्या करते हो, और पता चलता ये नर्सरी टीचर हैं या वो पत्रकार हैं या वो डॉक्टर हैं या ये ड्रग एडिक्ट हैं और कुछ नहीं करते हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं। तो जिस तरह का कॉन्वर्सेशन आपको चाहिए उस दिन, आप उनके साथ बैठ के वार्ता करिए। ये भी एक प्रथा है। और अच्छी बात है कि इस लाइब्रेरी में इन इवेंट्स के वजह से हमको ये आराम से बड़े ऑर्गेनिकली मिल रहा है। हर एक किस्म के लोग यहाँ आ रहे हैं, चीज़ें शेयर कर रहे हैं, हर एक किस्म के लोग आके बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं। लाइब्रेरी केवल एक किताब नहीं होती, लाइब्रेरी अनुभवों का एक बंडल भी होता है। और यहाँ पे कोई ये बंडल पकड़ा रहे हैं, कोई वहाँ से कोई बंडल पकड़ा रहा है, और ये वार्ता ही लाइब्रेरी है, मैं ये समझता हूँ। तो आप सब लोग इसमें भाग लेते हैं, बहुत आनंद आता है। जहाँ तक के संख्या के बारे में बातचीत होती है कि और लोग क्यों नहीं आए, मैं एक प्रोटेस्ट में गया था
किसी एक ज़माने में, नॉट इन माई नेम। तो बड़ा इंग्लिश मीडियम प्रोटेस्ट था, सारे वक्ता अंग्रेज़ी में बोल रहे थे, तो हम फुटपाथ पे खड़े थे। हमें भी डर था, हम इतने प्रोग्रेसिव नहीं हैं, हम तो प्रोटेस्ट में चले गए, बच्चे को जाने नहीं दिया कि भैया हम तो सह लेंगे जो भी होगा, बच्चे को हम एक्सपोज नहीं करना चाहते, हम में ये कमी थी उस समय, अब मेरा बच्चा मुझे प्रोटेस्ट में ले जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम फुटपाथ पे खड़े थे, तो एक थोड़े से जननाट्य मंच के एक सज्जन थे, वो खड़े थे। हमने पूछा उनसे कि देखो ये इंग्लिश मीडियम प्रोटेस्ट से कुछ होगा भी? सो ही सेड, निकोलस डोंट वरी, अल्टीमेटली एवरीथिंग काउंट्स। तो अगर संख्या ज़्यादा है या कम है, जस्ट रिमेंबर एवरीथिंग विल काउंट, इट विल गैदर, it will come to a point where, you know, this state will be consumed with so much rage at any Ankita type thing that the administration will not be able to destroy evidence in the name of bulldozer action. Okay? ये होके रहेगा। आप ये बातें उठाते रहिए, और जब आपके अंदर ये पक जाएंगी और ये आग की तरह निकलेगा, चीज़ें बदलेंगी। तो ये प्रोसेस है, होते रहने दीजिए, सब पहुंचेगा जहां इसने पहुंचना है। रास्ता इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, होता है। तो अब बाकी चर्चा चाय और बिस्कुट पे होगी कैंटीन में, आते रहिए। एंड दीपा, आई होप यू गॉट नेक्स्ट मंथ्स टॉपिक टाइड अप। गुड जी, इस सीरीज के लिए आते रहिए सभी सज्जनगण। थैंक यू, नमस्ते।